अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? कोई कन्फ्यूजन है? आवाज़ क्लियर है, बता दें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, पहले तो मुझे ज़रा डिस्कशन करनी थी क्लास से आज, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके। सर लास्ट क्लास का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। नॉर्मली ये होता है, ये लास्ट क्लास का लेक्चर का सीन ये था कि उसमें ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं पाई थी, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। सबके लिए मुझे क्वेरीज थी, लेकिन उसमें थोड़ा शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, मुझे लगता है इस वजह से चीज़ें इतनी अंडरस्टैंडेबल थी नहीं फॉर द मोस्ट ऑफ अस। लेकिन वो क्वेरीज ही थी, आप सब लोग मुझे क्वेरीज करें, जो प्रॉब्लम्स हैं मुझसे पूछें इंडिविजुअली, इसको हम हल करते रहेंगे। सर्कुलर इमेजेस में और कुछ है नहीं, इसके क्वेश्चन मुश्किल आ जाते हैं। हमने एक दो मुश्किल क्वेश्चन ट्राई किए, जो पास पेपर में देखे हमने, वो हम कर चुके हैं। उसका और ट्राई करें, और जो प्रॉब्लम है वो ग्रुप पे या मुझे इंडिविजुअली भेजते रहें, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मुझे जो बात बेसिकली करनी थी वो ये थी कि नॉर्मली मिड टर्म्स में जो हमारा सिलेबस आता है वो आता है डिफ्रेंसिएशन तक। डिफ्रेंसिएशन तक हम सब कुछ खत्म कर चुके होते हैं, और इवन कुछ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इंटीग्रेशन को भी टच कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको, क्योंकि आपके लास्ट के दो जो टॉपिक्स रह गए वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और है जो कि सिलेबस में एडिशन है, वो आपको पास पेपर्स में नहीं दिखेगी। उसके लिए हमें 1 से 2 क्लासेस और चाहिए होंगी, तो वो फिर हमारा P1 का सिलेबस खत्म होगा। ये मैं आपको एक बार आपको अगर कुछ लोगों को याद हो कि हमने जब क्लासेस शुरू की थी, पहली क्लास में हमने डिस्कशन की थी कि व्हाट वी आर सपोज टू डू इन आवर एएस मैथ्स। एएस मैथ्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, P1 एंड S1। ये S1 का नाम सुनने में आया होगा कई बार ड्यूरिंग द सेशन। अभी मैं इसको फिर से एक बार रिवाइंड करा दूँ कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे और हमें क्या करना है आगे जाके। हमारा सिर्फ P1 चल रहा है अभी। P1 इज 60% ऑफ द सिलेबस, और इसमें हमें 2 टॉपिक और रह गए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसको हम वाइंड अप करेंगे तो हमारा P1 खत्म होगा। उसके बाद हमें S1 भी करना है, विच इज द रिमेनिंग 40%। S1 में स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, जो कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत बेसिक्स पढ़ी हुई है अपने ओ लेवल्स में। तो अभी जो सीन है हमारा वो ये है कि प्रॉब्लम जो हमारे साथ रही है वो दो रही है। नंबर 1 कि हमें चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ी है, दैट वाज न्यू फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो मुझे जो फीडबैक मिला शुरू की क्लासेस में, एटलीस्ट वो ये मिला कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता। व्हेन यू गाइस केम बैक, तो आप लोगों को जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई थी वो नहीं आती थी, तो हमने उसको दोबारा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ में आए। फिर हमने जब दोबारा पढ़ना शुरू किया तो फिर एडिशन हो गई, फिर बीच पे जो हो गई ऑनलाइन की और फिजिकल की। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के बाद वाले स्टूडेंट्स आए जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ था पीछे का, तो उनके लिए भी एडिशन हो गई। तो हमारा ये जो सेशन है वो काफ़ी ट्रबलसम रहा है अभी तक। उसका रीज़न कोविड-19 हम कह सकते हैं एक तरीके से। और दूसरा मेन रीज़न आप लोगों को जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो ये है कि, और वो भी कोविड की वजह से ही, आप लोग अपेयर नहीं हुए लास्ट ओ लेवल के एग्जाम में, और उससे एक जो चीज़ आपने मिस किया आपको भी अंदाज़ा नहीं आपने क्या मिस किया। जो लोग अक्टूबर में अपेयर हुए उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। अब अपेयरिंग इन मैथ्स एग्जाम ना वो एक चीज़ होती है, आप उसके लिए प्रॉपर पढ़ के जाते हैं और आप पास पेपर्स करते हैं और रिजल्ट आता है और आपको पता होता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ है। तो वो मेंटेलिटी लेवल एक आपका चेंज नहीं हो पाया, एक ये मसला भी है। उसका भी रीज़न हम कोविड को कह सकते हैं, आपकी अपनी कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? अब हमें करना है, ये सारी बातें तो हो गई पुरानी, अब हमें देखना है आगे। अच्छा, आगे देखने का एक तरीका सिंपल ये है कि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करा दूं, विच इज़ द इजीएस्ट ऑप्शन फॉर मी। लेकिन मुझे एक मसला जो दिखा है वो ये है कि सिलेबस खत्म कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो अभी मैंने ये किया कि आप लोगों को आफ्टर द मिड तो हो जाएगा। एक चीज़ पहले बता दूं कि एक आपको होमवर्क पैक मिलेगा। आपका होमवर्क जो होगा फॉर द विंटर ब्रेक में कोई आपने आराम नहीं करना। मैं अच्छा खासा होमवर्क दूंगा विंटर ब्रेक के लिए, मैं अभी से बता रहा हूँ। और ये आपको पूरा करके लाना है, पूरा मुझे दिखाना है करके सारा काम। तो ये वो विंटर ब्रेक में आपकी सारी रिवीजन होगी P1 की। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं एक डिफरेंट बुक बना रहा हूँ जिसमें पास पेपर्स नहीं है, सिर्फ बुक है।
जिसमें क्वेश्चंस हैं और आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि सर्टेन कैटेगरीज को टेस्ट करेंगे और आपकी सारी जो जितनी भी हम P1 पढ़ चुके हैं वो सब रिवाइज होगी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमने अभी तक टच नहीं किया। मेरा इरादा ये होगा कि अच्छा, क्योंकि अब वो अभी हम क्यों नहीं टच कर पाए, अच्छा वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, पहले तो मैं इसको फाइनलाइज कर दूं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप लोगों के जहन में ये है, खासतौर पर जिन्होंने एडवांस नहीं पढ़ी कि मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस ये है कि आप लोगों की बेसिक्स थोड़ी बेहतर हो, कि आप लोगों को पता हो कि यार क्योंकि आप लोग ना इतनी बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हो वजह से कि दुख हो रहा है कि हम वो ए लेवल के स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे हमें जो होने चाहिए। तो मैंने अब ये सोचा कि पहले हम यही करेंगे कि आपको जो पुराने टॉपिक्स रह गए उसको ख़त्म कराने की मैंने कोशिश लास्ट वीक से कर रहा हूँ। हमने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट की, बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ ना कुछ करके हम ख़त्म कर पाए। क्वाड्रेटिक्स नहीं हो पाया जो मैंने टाइम डिसाइड किया था, उसमें बाइनोमियल को भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। और अभी जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं जो कि पुराने कवर नहीं हुए, मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीक हम उसको कवर करें वापस, हम आगे ना बढ़ें, हम सिलेबस को ज़रा सा रोकें ताकि, लेकिन इसमें ना मुझे आप लोगों की तरफ से एक प्रॉपर एफर्ट चाहिए कि यार अगर हम सिलेबस को स्लो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, तो उसके बावजूद भी आप ना समझो और आप एफर्ट ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम पॉलिटिक्स को आज और कल रिवाइज करेंगे और फिर हम फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों का जो मिड टर्म है वो ढंग का हो जाए। ये वीक जो है होपफुली हमारा फाइनल वीक होगा बिफोर द मिड टर्म। मिड की डेट को बता सकते हैं, देख के क्या है हमारा मिड कितने किस नेक्स्ट मंडे 14 को है। नेक्स्ट मंडे ना 7th तो 14th को है, ठीक है। तो इस वीक हम लोग जो है वो सिर्फ रिवीजन करेंगे पुराने टॉपिक्स का, क्वाड्रेटिक्स और फंक्शंस का पैनल हम कर चुके हैं, उसकी क्वेश्चंस करते रहे, क्वेरीज जो है भेजते रहे। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो मुझे इंडिविजुअल क्वेरीज भेजते रहते हैं। मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई है इस पर्टिकुलर क्लास में, और पहले नॉर्मल मेरा यही था कि मैं ग्रुप पे हूँ अदर्स क्वेरीज, लेकिन आई थिंक यू गाइस आर मोर कंफर्टेबल सेंडिंग क्वेरीज इंडिविजुअली, तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं ग्रुप पे इसलिए कहता था कि यार वो बाकियों को भी दिख जाएंगे, लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इंडिविजुअली सेंड कर दें, आप चाहे तो ग्रुप पे सेंड कर दें, आपकी क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए। और सही है, मतलब बाकियों को दिखें तो ये हम चाहते तो हैं, लेकिन जब बाकी खुद काम कर ही नहीं रहे तो फायदा नहीं है, उनको सिर्फ वो देख के कोई फायदा नहीं होगा, वो खुद भेजें तो अच्छा है। ठीक है, आप इंडिविजुअली भेजें वो सही है, ठीक है, दैट मेक्स सेंस। अच्छा, उसके अलावा तो 14th को आपको, नेक्स्ट मंडे को आपका जो है वो मिड है। मिड में हम डिफरेंशिएशन नहीं दे रहे, तो हम यहाँ पढ़ा भी नहीं डिफरेंशिएशन, हम पुरानी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्वेरीज मैं चाहता रहूँगा कि आप भेजते रहें साथ साथ और आपको उसका हल मिलता रहेगा। मेरा मेन फोकस क्वेश्चंस भी रहता है, पास्ट पेपर्स भी रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आपको आते हो। ये ना हो कि सिलेबस खत्म होने के बाद जब हम वापस पास्ट पेपर्स खोले तो हमें पता चला हमें कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम पास्ट पेपर के जितने मुश्किल क्वेश्चन है वो अभी देख लें, हम आखिर में जो चीज़ें रिवाइज कर रहे हो फिर ऐसा कुछ ना देखें जो हमने नहीं देखा हो कभी, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी मुश्किल चीज़ें अभी से कर लें तो बेहतर हो जाता है, ये मेरा सोचने का तरीका मुझे लगता है कि बेहतर है। अच्छा, जो होमवर्क पैक है आपका वो आपको मिलेगा आफ्टर द मिड्स। मैं अभी इनसे कंफर्म करूंगा आप लोगों का आखिरी मिड कब है, आखिरी मिड कब है? थर्सडे को है साइंस फॉलो करना। कॉमर्स का कब है? फ्राइडे सैटरडे को मैथ्स, मतलब सैटरडे को आखिरी होगा सब। तो ये नेक्स्ट सर वीक 19 को आखिरी सबका, 19 को आखिरी। ठीक है, 19th को आखिरी है, तो लाइक दैट वुड बी फ्राइडे ना, 40 नहीं, दैट वुड बी सैटरडे। तो सही है, फिर नेक्स्ट मंडे से मुझे नहीं पता कि अभी कॉलेज ने क्या डिसाइड किया, क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। अगर नहीं भी हुई तो हमारी होंगी, हम डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे नेक्स्ट मंडे से, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे सिलेबस भी कवर कराना है, पास्ट पेपर भी खत्म कराने हैं, सब कुछ करना है। तो क्लासेस अगर कॉलेज रखेगा नेक्स्ट मंडे से, नहीं रखेगा मुझे नहीं पता, हम डिफरेंशिएशन तो एटलीस्ट करेंगे विंटर ब्रेक से पहले, क्योंकि विंटर ब्रेक मेरे लिए तो एटलीस्ट स्टार्ट होना चाहिए बाद में 25th से, 25th ऑफ दिसंबर से, दैट्स वेयर द विंटर ब्रेक स्टार्ट्स, ठीक है। और वो आपके लिए वो भी कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि आपको होमवर्क मिलेगा और वो काम करना है उसमें। और ये जो होमवर्क होगा ये पास पेपर से नहीं होगा, ये बेसिक होगा, बुक से होगा, ठीक है। पास पेपर आप करते रहो, क्वेरीज बताते रहो। P1 को हमने इस तरीके से करना है कि P1 हमारा नॉर्मली जो मैं आपको बताऊं कि जो मैंने एनालिसिस किया है अपना ग्रेड्स के ऊपर, अगर आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप देखें कि थ्रेशोल्ड्स क्या बनते हैं P1 के, S1 के, और टोटल में क्या बनते हैं, तो इनमें से एक चीज़ बचाती है आपको। लाइक अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो आप एक चीज़ तो एटलीस्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आइदर P1 और S1। अभी तो S1 का आपको फ्लेवर मिला ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं S1 होता क्या, ठीक है। ये सिर्फ ये P1 अभी ये सब आप देख रहे हैं, और 60% यही आपका मेन है। तो P1 में अगर आपने ब्लंडर कर दिया और P1 ही आपको नहीं आता, तो आपका A तो कभी नहीं आ सकता, ये तो कंफर्म रखें। और P1 एक तरीके से कुछ लोगों को जनरली मैंने देखा कि रिलेटिवली
ज्यादा डुएबल लगता है, इजी तो का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, डुएबल लगता है S1 से, तो उसको उस पर गौर करें, वो चीजें करें। स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी में सोचना थोड़ा ज्यादा होता है, वो कुछ एक सर्टेन क्लास होती है उनको S1 आसान लगता है, वो भी देखेंगे हम। खैर, कमिंग बैक, तो हमारा अभी फोकस यही होगा कि हम रिवाइज करेंगे चीजें, विल टेक अ पॉज, हम पीछे जाएंगे। सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ये सिलेबस का जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो करने का रीजन सिर्फ ये है तो आप लोगों को पता हो कि हम कहाँ हैं, लेकिन टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि मैंने यही सेम कोर्स P1 S1 मिला के 2 महीने में पूरा पूरी बार खत्म कराया है विद पास पेपर्स, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। 2 महीने के हम 2 हफ्ते में भी कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें पूरा क्रैश कोर्स कर सकते हैं, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट्स हैं, वो आखिरी चीज़ है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, हम वो स्पीड मारने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, टाइम बहुत है हमारे पास। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, हम अभी कहाँ हैं, दिसंबर में। आप समझ आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आपने एएस में अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, जीरो पढ़ा, ठीक है। यू कैन स्टिल स्कोर एन ए, यू कैन स्टिल स्कोर एन ए, आपके अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको बस एफर्ट करनी है अपने लिहाज से, और जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। ये जो आपका विंटर ब्रेक का होमवर्क होगा, दिस विल सेट थिंग्स स्ट्रेट फॉर यू फॉर P1, और फिर हम सुकून से S1 करेंगे आफ्टर द विंटर इंटीग्रेशन के साथ। खैर, कमिंग बैक, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक्स अगेन। अच्छा, अभी तक होपफुली थोड़ा समझ में आ गया होगा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है पढ़ाने का और मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा। ये क्वाड्रेटिक्स की क्लास में अगर कुछ लोगों को लगता है कि दे आर वेरी गुड विद क्वाड्रेटिक्स, दे कैन लीव राइट नाउ, दे कैन लीव, कोई टेंशन की बात नहीं है। अटेंडेंस लग चुकी है आपकी, आप लीव कर दें, हमें क्वाड्रेटिक्स पढ़ना है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, कुछ और पढ़ लें, सो जाए जाके, कोई टेंशन नहीं है। क्वाड्रेटिक्स में से वो लोग रुकेंगे जिनको पढ़ने की जरूरत है, जिनको लगता है मैं क्वाड्रेटिक्स में मसले हैं, आप, मेरे कोई टेंशन नहीं है, आप प्लीज लीव, और आई वुड रिकमेंड कि लीव, सही है, आप आराम करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी के लिए हम शुरू कर रहे हैं। सर मुझे थोड़ा सा डिस्गाइज क्वाड्रेटिक को मसला, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हारी मर्जी है, यू आइदर लीव और से, मर्जी है, ठीक है, बस शोर नहीं करना सर इसमें। आप डिस्गाइज भी पढ़ा देगा, उसी में मसला होता है थोड़ा सा। अच्छा रुको, रुक जाओ, अब 2 लोग आ गए तो ठीक है, हम स्टार्ट डिस्गाइज से करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग डिस्गाइज सुनो और चले जाओ। यार कंपोजिट देखो, फंक्शन जो का नहीं बेसिक आ रहा फॉर्म ना, है, डोमेन वगैरह? नहीं वो तो क्वाड्रेटिक का पार्ट ही नहीं है ना, अभी उसको छोड़ दे, क्वाड्रेटिक्स में वो नहीं है, वो फंक्शंस में, तो अभी छोड़ दें उसको। सर फंक्शन डिस्गाइज मिड में तो आ रहा है ना? फंक्शन मिड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फंक्शन पूरा आ रहा है मिड में, ओके। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5x - 7 इज इक्वल टू 0, ये देख के आप सबको पता चल जाएगा दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसमें x की टर्म भी है, x की टर्म भी है सर और आपकी कांस्टेंट भी आवाज है, अटक तो रही है ये बहुत। क्वाड्रेटिक इन इटसेल्फ है। बाकी लोगों के लिए भी अटक रही है बस। जी सर। जी सर। ठीक है, बेहतर है, आवाज ठीक है अब? आवाज अगर खराब हो तो मुझे बता देगा प्लीज। ओके देन, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक में सिर्फ ये चीज है कि ये तो देख के समझ में आता है क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्या समझ, मतलब कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जो कि ऑन फेस लगती हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा होता 3x⁴ + 5x² - 7 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कैसे है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो मिडिल में जो पावर है ना, जहां 1 थी जैसे, उसका डबल अवेलेबल है, इस 1 का डबल यहाँ अवेलेबल है,
और यहाँ पे कांस्टेंट है। आपको सिर्फ ये देखना है मिडिल वाली पावर का डबल अवेलेबल है और एक कांस्टेंट अवेलेबल है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक छुपी हुई। यहाँ पे भी यही हो रहा है। नीचे जो दूसरी इक्वेशन है, मिडिल की जो पावर है उसका डबल अवेलेबल है, पावर 2 थी यहाँ 4 अवेलेबल है, और एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 7। तो अगर डबल पावर अवेलेबल है और कांस्टेंट अवेलेबल है तो ये छुपी हुई क्वाड्रेटिक ही है, बस ये देखना है आपने। सिमिलरली इसको देखें और उसको हम बेसिकली इसका जो पर्दा है वो हटाएंगे किस तरीके से कि हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे कैसे उसको वापस। उसके लिए आपने क्या करना है, जो मिडिल में पावर अवेलेबल है, जो लोअर पावर अवेलेबल है, उसको y सपोज कर लें। आप बोले एक्स स्क्वायर जो है इक्वल है y के, आप यही करें और फिर ये इवेंचुअली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह y लिखना है आपने। तो ये तो जो है 5x का स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगा 5y माइनस 7 तो एज इट इज आएगा। इसको क्या लिखेंगे 3x की पावर 3y की पावर कितना लिखे हम, यहाँ पावर क्या आएगी स्क्वायर आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये x की पावर 4 थी। तो मतलब अगर यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स पावर 4 क्या होगा वाई स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर लिख दिया, ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सर सॉल्व नहीं करना समझ आपको आया। आता है। देखो देखो बस आपने करना क्या है, कोई बात नहीं, आपने करना क्या है, आपको सिर्फ दिखे ऐसी ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 टर्म्स हैं, इसको देख के समझ में आ जाए क्वाड्रेटिक है, ये छुपी हुई क्वाड्रेटिक है। और कैसे पता चलेगा कि यार मिडिल वाली टर्म जो है उसकी पावर का डबल अवेलेबल है, इसकी पावर 2 है या 4 अवेलेबल है, पहले तो ये अवेलेबल है और एक कांस्टेंट है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और उसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे किस तरीके से, जो मिडिल पावर अवेलेबल है उसको इक्वल टू वाई कर दें, यही किया ना हमने, इक्वल टू वाई कर दें और फिर वाई की फॉर्म में लिख दें इक्वेशन को। एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक नहीं लग रही थी, वाई की फॉर्म में क्वाड्रेटिक लगेगी। कैसे लगेगी, 3y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर की जगह y आ गया, एक्स पावर 4 की जगह y स्क्वायर आ जाएगा। एक्स पावर 4 क्या होता है y का स्क्वायर। और इसको अगर और उसमें देखना है बेसिकली एक्स पावर 4 और y स्क्वायर में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको वैसे वापस लिखें, इसको ऐसे लिखें, एक्स पावर 4 की जगह लिखें इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स पावर 4 को, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वापस ये चीज बन जाएगी, ठीक है। और 5x स्क्वायर को वापस 5x स्क्वायर ही लिखें माइनस 7, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह y आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। हम कर क्या रहे हैं, हम इस मेन चीज को वापस क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, और वो बनाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। और सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज करेंगे, हमेशा मिडिल टर्म वाली, जो मिडिल टर्म की पावर है उसको इक्वल टू वाई कर देंगे। इसकी एक और एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल अगर लिखा होता, फॉर एग्जांपल अगर होता 3x की पावर 8 प्लस 5x की पावर 4 माइनस 7, क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये यस भी सर। क्वाड्रेटिक है, Yes. बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यूजिंग द सेम रीजनिंग मिडिल पावर का डबल अवेलेबल है, कांस्टेंट अवेलेबल है, आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, Sir, x4 is equal to x की power 4 is equal to y. बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। अब और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y square 3y स्क्वायर, और ये 5y 5y 5y. माइनस 7, I- बिल्कुल वही बन जाएगी 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7, ये भी वही बनेगी 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। सर क्योंकि जी सर इसमें 3 टर्म्स हो सकती हैं? 3 ही तो है। नहीं सर सर 3x की पावर 8 फिर 5x की पावर 4 फिर 2x की पावर 2, तो वो भी क्वाड्रेटिक होगी या वो क्यूबिक बन जाएगी? नहीं सर, ये हो सकता है जैसे स्टैंडर्ड दिखाया आपको, उसके अलावा कुछ नहीं, डबल अवेलेबल हो राइट पे लेफ्ट पे और एक कांस्टेंट अवेलेबल, और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ किसी और फॉर्म में है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा है 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब वाली टर्म भी आ गई है, सही है। तो हमें सिर्फ 3 टर्म्स चाहिए, और वो भी इसी फॉर्म में कि मिडिल की जो पावर है उसका डबल अवेलेबल हो और एक कांस्टेंट अवेलेबल हो।
अगर ये सब समझ में आ गया, एक लास्ट एग्जाम्पल खुद करके दिखा दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2x की पावर, इसे कर लें आप क्यूब प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 1। जी क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो मिडिल में पावर है उसका डबल 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 वुड बी 3। तो ये 3 अवेलेबल है, इस पावर का डबल अवेलेबल है, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। बस ये फ्रैक्शन में तो देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, बाकी काम वही है। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे इसमें? सब्स्टिट्यूशन क्या x होगी? पावर 3.2 is equal to y. बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। मिडिल को हमने कहा था जो लोअर पावर उसी को बनाएंगे। ठीक है, फिर अब क्या करें? x की इसे क्या पावर लिखेंगे? 3 2। is equal to y square. हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्स की पावर 3 जो वाई स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा ये स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे, तो आपको ये तो पता है हमेशा स्क्वायर ही आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक ही बना रहे हैं आप इसको। और ये ऐसे ही होगा, ये पावर 1 ही आएगी और ये 1 आएगी। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। किसी को मसला है इस चीज में? No sir. ओके, तो बेसिकली मैं बस एंड कर रहा हूँ इसको। इसका लास्ट आप ये देख लें, क्वाड्रेटिक को हम कन्वर्ट करते क्यों है, मतलब कि इस चीज को हम वापस क्वाड्रेटिक बनाए बगैर सॉल्व कर नहीं सकते थे। ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अब ये फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करना था, ये तो सॉल्वेबल था नहीं क्योंकि हमें क्यूब को सॉल्व करना नहीं आता, फ्रैक्शन में पावर को सॉल्व करना नहीं आता, तो हमने क्या किया, इसे क्वाड्रेटिक बना लिया। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद इसको इक्वल टू 0 किया। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम। मिडिल टर्म ब्रेक इसकी क्या होगी? 2y प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 2y कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, या प्लस 1 कॉमन लेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की जो दो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -½ और -1। ठीक है, और फिर जो आपका सब्स्टिट्यूशन थी, क्योंकि आपको आंसर तो x में चाहिए, आप इवेंचुअली क्या करेंगे कि आप इस चीज को वापस यहाँ पे रखेंगे कि आप बोलेंगे y तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो x की पावर 3/2 वुड बी इक्वल टू -½ या x की पावर 3/2 वुड बी इक्वल टू -1। ये काम आपने सब में करना है। जैसे कि आपके जब y के आंसर यहाँ से भी आ जाएंगे तो उसके बाद आपने यही करना है कि उसको रिप्लेस करना है x स्क्वायर से और फिर x की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन यूज की थी उसको फिर यूज करेंगे और वैल्यू x की निकालेंगे। क्या वैल्यू आएगी x की यहाँ पे? क्यों बता सकते x की वैल्यू क्या आएगी? कैसे निकालेंगे जी? x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? ये अच्छा सवाल आ गया फिर से। जी ये तो आप सब कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई क्वाड्रेटिक यूज नहीं हो रही। कैसे करेंगे इसको भाई? सर स्क्वायर रूट लगा के क्यूब सर्कल। ठीक है, सर रूट चलिए लगा इस पर रूट लगा लें या बिल्कुल रूट लगा लें। तो एक आसान, पहले मैं ये बता दूं इसके बाद, क्योंकि इसमें तो एक मसला है, लेकिन चलिए ये बता दें। अगर फॉर एग्जांपल लिखा होता x की पावर 3/2 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल लिखा होता 4, तो x की वैल्यू कैसे आती? एक तरीका ये है, आप जो रूट लगा लें। इसका डायरेक्ट तरीका ये होता है कि जो भी पावर है ना फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल पावर्स में ये करते हैं कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3। जब यहाँ पे 2/3 लगाए तो यहाँ पे भी लगा दें। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल से जब भी मल्टीप्लाई होती है कोई चीज तो 1 हो जाती है। यहाँ पे तो 1 ही आएगा। और इसके लिए 4 की पावर 2/3 आप कैलकुलेटर में लिख दें। कैलकुलेटर अलाउड है आपके पास? क्या आ रही है 4 की पावर 2/3? 2.51। 2.51 डेसिमल में आ रही है। ठीक है, आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे भी हम यही करेंगे। 3/2 था तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे
2/3 से। तो इसको भी ये बताएं कितना आ रहा है। ये कितना आ सर रहा है? -0 सर -0.62 कोई और बताए? सर पॉजिटिव 0.63। बाकी लोग भी कंफर्म कर दो क्या आ रही है। -0.63 0.63 पॉजिटिव। सर यही है। जी पॉजिटिव। देख लो सारे, फिर से बता रहा हूँ। यस सर पॉजिटिव ही है। 0.63। ये नेगेटिव रखा है आपने? यस सर रखा है। यस सर। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, आंसर है नॉट पॉसिबल। आप ब्रैकेट में लिखे -1/2 और पावर लिखें 2/3। सर सर ब्रैकेट आ में ही रही लिखा है, है। सर आ रही है, हाँ यही आ रही है 0.62। ब्रैकेट में लिखा है नेगेटिव, लेकिन फिर भी 0.63 आ रही है। हाँ सोच ले, चलो ठीक है। 0.63 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे हो सकती है यार, कुछ सोचो ना। सर कैलकुलेटर बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो नहीं बता रहे। सर चलो ठीक है। ब्रैकेट के अलावा करें तो नेगेटिव में आ रही है और ब्रैकेट के साथ करें सर तो पॉजिटिव में आ रही है। कैलकुलेटर हाँ रेडियन में था। इससे फर्क नहीं पड़ता। रेडियन में सिर्फ एंगल से फर्क पड़ेगा, इसमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियन या डिग्री से सिर्फ एंगल से फर्क पड़ेगा। खैर छोड़े, आई लीव यू गाइस विद दिस। इसको खुद सॉल्व करेगा आगे, आपको समझ में आगे करना क्या। इसका मसला है नॉट पॉसिबल आना चाहिए मेरे लिहाज से। इसको सोचेगा, ठीक है। वी आर मूविंग ऑन। हम क्वाड्रेटिक्स हम कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक्स का जो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक वाला पार्ट तो हमने कर लिया है। हम आगे बढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक्स पे। हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली क्वाड्रेटिक्स वापस से, और हम कोशिश करेंगे इसको कल तक खत्म करने की, ठीक है। तो सर हमने करना क्या जी? बिल्कुल बेसिक जी से पढ़ाना है क्योंकि ए लेवल से नहीं पढ़ा क्वाड्रेटिक्स। हाँ मुझे पता है, बिल्कुल। मैं जब भी बाकियों को मैंने बोला कि आप यू गाइस कैन लीव इफ यू वांट टू। हम शुरू कर रहे हैं। पहले तो हमने स्टार्ट किया था बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि हाउ डू वी डिफाइन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी डिफाइन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म: ax² + bx + c where a is not equal to 0। a is not equal to 0 का मतलब क्या है, हम उसको बात हैं कि आपके पास एक बेसिक क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म है, इसे कहते हैं कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द बेसिक फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये इस फॉर्म में आपको जनरली दिखती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस। होता क्या है कि अच्छा a is not equal to 0 का मतलब क्या है। पहले तो हम ये बोलेंगे यार, आपको ना क्वाड्रेटिक देख के आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक मिनट देना मुझे जरा। ओके तो रिकॉग्नाइज किस तरीके से करते हैं आप? रिकॉग्नाइज किस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा है 2x² + 3x - 5, आपने सिर्फ ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। 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 बिल्कुल है, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा अगर लिखा है 2x² + 3x, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। है सर। ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक? इसमें c की वैल्यू 0 है। c कैन बी 0, c की वैल्यू 0 हो सकती है, b की वैल्यू भी 0 हो सकती है, a 0 नहीं हो सकता, ये मतलब था।
सही है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0, इसमें c 0 है, बिल्कुल ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा ये बताएं 2x स्क्वायर माइनस 5 क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी पहले तो सर हमें है। क्वाड्रेटिक देख के समझ में आया। हाँ बिल्कुल है, क्यों इसमें क्या 0 है, b 0 है, तो सर स्टिल x क्वाड्रेटिक की इक्वेशन जी, x की नहीं b की वैल्यू 0 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके x ठीक है, x तो वेरिएबल है ना, x की कोई वैल्यू नहीं होती, x चेंजेस ऑलवेज, ठीक है, कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है। इस एक्सप्रेशन में x की कोई वैल्यू नहीं है, x तो वेरिएबल है, x वेरी करता रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यूज है a b एंड c, ठीक है। तो b 0 था तो हमने कहा कि स्टिल अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, a 0 नहीं हो सकता। अच्छा अगर लिखा है 2x स्क्वायर सिर्फ, क्या ये क्वाड्रेटिक है? Yes. यस सर। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, सही है, इसमें b और c दोनों 0 है। अच्छा लेकिन अगर लिखा है 3x माइनस 5 सिर्फ, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों नहीं है? एक्स स्क्वायर की टर्म होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर की टर्म के बगैर आप क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, a 0 है यहाँ पे, a 0 नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। अच्छा अगर लिखा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, क्या ये क्वाड्रेटिक है? Yes. नहीं यस सर। सर। यस सही है, ए बी सी तीनों नेगेटिव हो सकते हैं, तीनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा एक लास्ट चीज, अगर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? यस सर। Yes sir है। नहीं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। व्हाई नॉट? क्योंकि हमने कहा कि अच्छा। सिर्फ ये तीन चीजें हो सकती हैं, सिर्फ ये तीन चीजें, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अलावा कोई भी पावर इन्वॉल्व हो जाएगी x की तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। सर अगर 1/x की जगह 1/2 होता तो ये क्वाड्रेटिक होती। हाँ तो वो तो कांस्टेंट होता ना, मतलब वो तो कांस्टेंट, x की कोई और पावर नहीं हो सकती, x की पावर नहीं हो सकती, 1/2 इज अ कांस्टेंट विदाउट x ना, तो वो तो हो सकता है, वो तो ये इसमें ऐड हो जाता है, अगर 1/2 होता तो -1 प्लस 1/2 कर देते आप, वरना x की कोई और पावर नहीं हो सकती। मतलब कि अगर लिखा है फॉर एग्जांपल कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, लेकिन आगे लिख दिया x की पावर 7, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, x की कोई और पावर नहीं आ सकती। बात समझ में आ रही है? सिर्फ ये तीन चीजें होनी चाहिए तो क्वाड्रेटिक है, और इनमें भी b और c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। कोई मसला है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ठीक है ना, तो पहला काम तो हम ये करना है कि हम क्वाड्रेटिक को देखकर समझ जाएं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर x की कोई और पावर है इन तीनों के अलावा, पावर 2, 1 और 0 के अलावा, तो वो भी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। और क्वाड्रेटिक देख के समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी चीज जो हमें आनी चाहिए वो ये है कि हाउ डू वी एक्चुअली प्लॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लॉटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्लॉट किस तरीके से करते हैं, आपको सिर्फ ये पता हो कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक को प्लॉट करें, किसी भी, जो हमने इतनी सारी यहाँ पे टिक मारे इनमें से किसी को भी प्लॉट करें, एनी इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक का जो हम प्लॉट करेंगे तो आपके सामने जो फेस बन के आएगा वो सिर्फ दो तरीके का आ सकता है। किस तरीके का? या तो कोई स्माइलिंग फेस होगा या कोई सैड फेस होगा, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब कर्व जो बनेगा वो या तो इस तरीके से बनेगा स्माइलिंग फेस, या कोई सैड फेस बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता। और कर्व स्माइलिंग होगा या सैड होगा डेट वुड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। ये जो ए था एक्स स्क्वायर के पीछे जो चीज लगी हुई है ये बताएगी कि आप स्माइल करेंगे या सैड होंगे। ए पॉजिटिव है तो आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव लोग खुश रहते हैं स्माइल करेंगे। ए नेगेटिव है तो सैड। ए ग्रेटर देन 0 होगा तो स्माइलिंग फेस, ए नेगेटिव है तो सैड फेस। कोई मसला है यहाँ तक? ये चीज समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि यार आपने 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 को प्लॉट करना है, तो आपको एग्जैक्ट पूरा स्केच तो नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन द वन थिंग यू नो इज कि यार ग्राफ यू बनेगा, इट वुड बी अ स्माइलिंग फेस। अब वो ग्राफ नीचे होगा ऊपर होगा कहाँ होगा हमें नहीं पता, मगर हमें शेप पता है कि स्माइलिंग फेस होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और इसका ए पॉजिटिव है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल, अगर इक्वेशन होती -2x स्क्वायर प्लस 7x
-11, तो ग्राफ कैसा बनता? ग्राफ बनता सेट फेस। एग्जैक्टली कहाँ होगा सेट फेस? नीचे होगा, ऊपर होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें शेप पता है, सेट फेस होगा। कोई मसला है यहाँ तक? सर ये दोबारा रिपीट कर दें। क्यों? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहाँ से? कहाँ से? बिल्कुल शुरू से, लाइक शुरू से। नहीं सर, इक्वेशन वो रिकॉग्नाइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था। सेवियर जब भी आपने समझाया ही नहीं आया समझ। ठीक है, सर हम कह रहे हैं प्लॉटिंग कि समझा रहे। तुम भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। नो, समझ में नहीं आया? आ गया। अच्छा, हो गया। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हाउ डू वी प्लॉट अ क्वाड्रेटिक। मेरे सर में थोड़ा दर्द है आज, तो बेयर विद मी। खैर, प्लॉटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम जब प्लॉट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यार आपके पास जो सामने शेप बनेगा वो दो ही तरीके का बन सकता है। पहले तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक होती क्या है, वो आपने देख लिया, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, वंस यू हैव रिकॉग्नाइज किया दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यू नो कि जब मैं किसी भी क्वाड्रेटिक को प्लॉट करूंगा, चाहे वो कोई सी भी इक्वेशन हो, कोई सी भी इक्वेशन हो, तो मेरे सामने जो शेप बनेगा वो दो ही तरीके का बन सकता है। या तो इस तरीके से स्माइलिंग फेस बनेगा, या कोई सैड फेस बनेगा। सही है ना? इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि स्माइल करेगा या सैड होगा। और ये स्माइलिंग फेस और सैड फेस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू ऑफ ए पे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। अगर ए जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे कि स्माइलिंग फेस बनेगा। और अगर ए नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो नेगेटिव लोग सैड होते हैं आमतौर पर, तो ये सैड फेस बनेगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सिर्फ, कि हमने कहा यार एक रैंडम कोई सी भी क्वाड्रेटिक उठा के देखते हैं, 3x² - 7x + 11। अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप इसको स्केच करें, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता यार कि स्केच में कौन कौन से पॉइंट में शो करूं, कहाँ जाऊं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है यार इसका स्केच एक स्माइलिंग फेस ही बनेगा। तो यू नो कि इसका स्केच कुछ इस तरीके से होगा। एग्जैक्टली कहाँ होगा, राइट पे होगा, लेफ्ट पे होगा, ऊपर होगा, नीचे कहीं होगा, हमें नहीं पता, बट होगा स्माइलिंग फेस, ये पता है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, -2x² + 7x - 11, इसको भी जब आप प्लॉट करेंगे तो आपका जो फेस बनेगा वो सैड फेस ही बनेगा। एग्जैक्टली कहाँ होगा, किधर होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सैड फेस होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर जी, एक बार रिकॉग्नाइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आए। एक सेकंड रुक जाए, मुझे पहले बताएं यहाँ तक किसी को मसला, को प्लॉटिंग में किसी को मसला? नहीं मजा क्लियर है? नहीं। ठीक है जी। रिकॉग्नाइजिंग में क्या मसला? सर इसमें जो 7th वाली है, अगर इसमें x की पावर 0 होती। बेटा देखो, होता क्या, एक्स की पावर 0 जो है ना, वो होती है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0। क्या होती है तुम बताओ? 1 तो 1 होती है, इसको हम क्वाड्रेटिक लिखते होती। नहीं है ना। नहीं देखें, नहीं, एक्स की पावर 0 हम लिखते नहीं है, मतलब कि यहाँ -5 में एक्स की पावर क्या है? 0 ही है। बस समझ में, ये भी जो कांस्टेंट है उसमें एक्स की पावर 0 लिखी हुई है, क्योंकि वो 1 होगा तो हम लिखते नहीं, 5 × 1 -5 ही बचेगा। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कहीं पे 2x की पावर 0, तो वो क्या होगा? 2 × 1 विच वुड बी इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही? तो हम कांस्टेंट जो होते हैं उसमें समझ लें x की पावर 0 है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक क्या होती है? x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। ये तो तीनों सही है एक्सरसाइज हमेशा बाइनोमियल। होती है। सही है बाइनोमियल की हाँ, तरह है ना, फर्स्ट टर्म जिस तरह आती है कह सकते हैं बाइनोमियल में। स्क्वायर है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है, हाँ कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो x की पावर 0 तो कांस्टेंट जो भी है उसमें x की पावर 0 होती है, कांस्टेंट में x की पावर 0 होती है। इसमें आप x की पावर 0 आगे लिखने में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि x की पावर 0 वुड मीन +1, इसकी जगह आप लिख सकते हैं +1, और फिर ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा कांस्टेंट में। ओके सही है। ओके, मूविंग ऑन। तो ये हो गया प्लॉट करते किस तरीके से। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है क्वाड्रेटिक में, वो क्या है? सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सॉल्व किस तरीके से करते हैं हम क्वाड्रेटिक को, हम वो देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए इसका मतलब क्या, इसका एक और मतलब है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना और रूट फाइंड करना एक ही चीज है यार। 1 मिनट वेट करना, बस 1 मिनट में शुरू करना, और इसका मैं बेसिक कर आगे भेजूंगा आज। ओके, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या है, पहले तुम रूट्स को डिफाइन कर लें। सॉल्व करने का मतलब है रूट फाइंड करने, और रूट का मतलब क्या है, रूट्स वो पॉइंट है, द पॉइंट्स एट विच द कर्व intersects the x-axis. The points at which the curve intersects the x-axis. For example, जो हमने कहा कि यार ग्राफ जो है वो 2 तरीके से बन सकता है। तो अगर ग्राफ इस तरीके से या ग्राफ जो है वो इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है जहां हम x-axis को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, और एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, ये क्या है, रूट्स हैं, जिसको मैं रेड से मार्क किया। रूट्स किसे कहते हैं हम, द पॉइंट्स एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो रूट्स हैं। कोई मसला यहां तक क्लियर है? यहां तक यस सर। ये सर क्लियर है। ओके अच्छा, अब ये रूट्स फाइंड किस तरीके से करते हैं, फाइंडिंग द रूट्स, हाउ टू फाइंड द रूट्स। ये रूट्स फाइंड करना आपको ऑलरेडी आते हैं। इसके 2 तरीके, नंबर 1 फैक्टराइज, और फैक्टराइज का मतलब बेसिकली होता है यूज द मिडल ब्रेक। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन होती है, वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 2x² + 3x - 5। अच्छा एक चीज और जल्दी से मुझे बताएं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। y = 0। y = 0। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मुझे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। रिपीट करें। बस कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। असल में होता क्या है, देखिए लॉजिकली आप सोचे तो हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 लाइंस हैं, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, 2 लाइंस हैं इन, और मैं बोल रहा हूँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये पॉइंट फाइंड करना है कि वेयर आर द इंटरसेक्टिंग, इसकी x की वैल्यू क्या है, इसकी y की वैल्यू क्या है। कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर चुके हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है बिटवीन 2 लाइंस तो कैसे फाइंड करेंगे। इनकी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इक्वेशन से साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। जो x, y आंसर आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी फाइंड करने होंगे आपको बिटवीन 2 फंक्शंस, चाहे वो 2 लाइंस हो, 2 कर्व्स हो, एक लाइन एक कर्व हो, तो उसका तरीका यही होता है कि आप उसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यार ये कर्व है और एक लाइन है, और आपने बताना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, तो वो कैसे बताएंगे कि आप कर्व की इक्वेशन को और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करें, आपको दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 2 x की वैल्यूज मिल जाएंगी, एक x ये होगा दूसरा x ये होगा, x1 कह लें इसको x2 कह लें, उस पर फिर y1 और y2 2 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएंगी आपको। ठीक है, यहाँ देखें, अगर यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, ये कर्व है, एंड द लाइन, लाइन क्या, ये वाली लाइन है। कर्व की इक्वेशन तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल इस कर्व की इक्वेशन है ये जो लिखी हुई है 2x² + 3x - 5। लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है y = दिस। लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन y = 0। y = 0। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अगर लॉजिकली स्पीकिंग, तो हम इन दो लाइन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे होते हैं। और साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए हम जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हम 2x² + 3x - 5 को = 0 कर देते हैं, क्योंकि दोनों y है, y को इक्वेट किया हमने, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं थ्रू मिल्टन ब्रेक, जो हमें आती है ऑलरेडी। और क्या मिल्टन ब्रेक होगी इसकी, सर ये चीज समझ आई वैसे, समझ में आई बेसिकली, प्लस इक्वल टू 0 होता है। ओके, प्लस आगे 5x माइनस, ठीक है 2x। ठीक है, प्लस 5x माइनस, ठीक है। इनमें कॉमन क्या, x कॉमन है, 2x + 5। इनमें क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, 2x + 5 = 0। तो दिस विल बी x - 1 और 2x + 5 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 या -5/2, ठीक है। दिस इज इट। अच्छा, ये आपको आता है, और ये इसका मतलब क्या 1 और -5/2 का। इसको अगर आप ग्राफिकली देखें, पहले तो मुझे बताएं कि इसका इक्वेशन कैसी बनेगी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्माइलिंग फेस या सैड फेस, स्माइली। ठीक है, क्योंकि इसकी a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। और ये जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है -5/2, वो दो वैल्यू है जहां पे द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। कोई मसला है यहाँ तक, नो सर। ठीक है। और रूट्स फाइंड करने का दूसरा तरीका क्या है, वो भी आपको ऑलरेडी आता है, दैट इज यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, -b + -√। जी, अरे y की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, y हमेशा = 0 ही रहेगा। हाँ, असल में रूट्स के लिए यही रहेगा, हमेशा हमेशा नहीं, हमेशा का वर्ड यूज ही नहीं करते हम। रूट्स के लिए यही रहेगा। रूट्स का मतलब यही है ना, द पॉइंट एट विच द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, या मैं ये भी कह सकता हूँ द पॉइंट एट विच द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस की जगह मैं लिख दूं द लाइन y = 0। एक ही बात है, द पॉइंट एट विच द कर्व इंटरसेक्ट द लाइन y = 0, ये द एक्स एक्सिस, दोनों सेम चीज है। तो अगर रूट्स फाइंड करने तो y = 0 से ही करना होगा आपको। और अगर कुछ और उसने बोला है रूट्स के अलावा, तो वो फिर फाइंड करने का अलग तरीका होगा, ठीक है। वैसे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, मैं नॉर्मली मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होगा =0 करना है, आंसर निकालें, और आपको रूट फाइंड करने आ गए, आपको ऑलरेडी आते थे। तो अभी तक आपको सिर्फ रूट फाइंड करने आए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल बेसिक्स हो गई क्वाड्रेटिक्स की, कल से हम शुरू करेंगे। कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे खत्म कर दें इस क्लास में, ठीक है। मैं एक मिनट जरा देख लूँ कि कौन कौन लोग हैं, ताकि वो लोग अवेलेबल भी हों कल तक, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग, ओके यू मे लीव, अल्लाह हाफिज़।